जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका आरजू पॉडकास्ट में। गुड़गांव के सबसे फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर चेतन शर्मा जी का। तो सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप कैसे हैं? सब बिल्कुल अच्छे हो सर। हम चाहेंगे कि ना एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन ऑडियंस को दे दीजिए, जिससे कि उनको थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपके बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर चेतन शर्मा और मैं आयुर्वेदा डॉक्टर हूं। और हम लोग गुड़गांव और फरीदाबाद में 2 जगह पर हमारे क्लिनिक्स हैं। आप हमसे मिल सकते हैं गुड़गांव और फरीदाबाद में। पिछले तकरीबन 15 साल से हम लोग निरंतर गुड़गांव और फरीदाबाद में अपने आयुर्वेद के थ्रू ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं। आयुर्वेद, पंचकर्म, योग, मेडिटेशन, नेचुरोपैथी, लगभग हर तरीके की चिकित्सा हम लोग समावेश करते हैं। तो किसी तरह की भी जैसे कोई बहुत पुरानी समस्या होती है, लोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं, या कोई ऐसी समस्या जिनको लग रहा है कि उसका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा है, वो तकरीबन इस तरीके के लोग हमारे पास आते रहते हैं और हम यथासंभव कोशिश करते हैं कि उनको अपने ट्रीटमेंट के जरिए और जितना भी हो सकता है चीपेस्ट कॉस्ट में हम उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकें। तो सर आयुर्वेद से स्टार्ट करते हैं। टर्म आयुर्वेद, एक तो इसका मीनिंग जानना चाहेंगे, आयुर्वेद का मतलब क्या है, और अगर डिफाइन किया जाए आयुर्वेद को तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, क्या है आयुर्वेद? देखिए, आयुर्वेद का मतलब जैसे कि इसके नाम में ही है, आयुर्वेद मतलब है आयुषो वेदः आयुर्वेद। अच्छा। यानी कि संस्कृत का टर्म है कि जो हमारी लाइफ की जो साइंस है उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। हाँ, अच्छा। आज की डेट में लोग सोचते हैं कि आयुर्वेद में हम लोग इलाज करा लेते हैं। हाँ जी। आयुर्वेद का तो बहुत ही छोटा सा स्वरूप है। Okay. अगर इसका पूरा बड़ा स्वरूप समझना है तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब भगवान ने इस प्रकृति को बनाया और हम जैसे इंसान और जीव जंतुओं को बनाया, तो भगवान ने सोचा कि आगे चल के बीमार भी होंगे, एक उम्र के बाद में इनको जाना भी है इस दुनिया से, तो जब तक ये जाना है तब तक अपना जीवन निर्वाह कैसे करें। तो भगवान ने प्रकृति में सब चीजें दी। हाँ जी, ठीक है। हाँ। तो जैसे कि अगर आप भगवान को भी समझें तो 5 चीजों से बना हुआ है। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से आकाश और ना से नभ। तो इसका मतलब ये है कि भूमि, गगन, जल सब कुछ प्रकृति को ही भगवान माना जाता है। तो भगवान ने सब कुछ दिया। अब इसी को ही एक स्वरूप फिर आयुर्वेद बना दिया कि आगे चल के ये आयुर्वेद से अपना इलाज करें। तो आयुर्वेद का मतलब है कि ये हम लोग जिस तरीके से जीवन निर्वाह करते हैं, अगर हम लोग आयुर्वेद के सिद्धांतों को समझें तो वो हम बहुत हद तक बीमार नहीं पड़ेंगे। अच्छा। एक चीज, और अगर बीमार पड़ गए तो प्राकृतिक चिकित्सा ही से ही कैसे ठीक होना है। अच्छा। ये कंप्लीट आयुर्वेद है। मतलब कि आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी चाहिए ये आयुर्वेद हमें बताता है। जी ठीक है सर। अगर हम आज के पॉइंट ऑफ व्यू में बात करें, आज की जो मॉडर्न लाइफ है उसमें आयुर्वेदा कहाँ फिट बैठता है? देखिए, ये हमारा तर्क है कि ये मॉडर्न लाइफ है और पहले वाले एंशिएंट लाइफ जीते थे। क्योंकि हर मौजूदा समय में लोगों को समझा जाता था कि हम फिर भी खराब है, हमारे जो पूर्वज थे और उनके जो पूर्वज थे वो कहते थे कि हम बेहतर हैं, तुम्हारी जीवन शैली खराब हो रही है। तो ये तो एक प्रकृति का निर्धारण है कि उम्र के हिसाब से और जैसे जैसे प्रकृति की भी उम्र बढ़ रही है तो चीजें अपने हिसाब से ही अलग हो रही है। तो उसमें ऐसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि अगर आप देखें कि आज की तारीख में अगर हम लोग जिस तरीके के माहौल में रह रहे हैं, अब हम उससे अलग नहीं जा सकते। ठीक है। अगर आप देखें कि हमें पॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है, तो पॉल्यूशन जो मिल रहा है अब उसमें हमें जीना ही जीना है। ठीक है। हम लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है। मोबाइल हमारे हाथ में है, घर में टीवी है तो स्क्रीन टाइम भी है। कई लोगों का ऑफिशियल प्रोफेशनल वर्क ही वही है, तो वो क्या है कि वो फुल टाइम अपना स्क्रीन टाइम में रहेंगे। अब इस दौरान में आयुर्वेद के सिद्धांतों को समझना चाहिए। आयुर्वेद का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर आपकी जो आहार है, डाइट है, वो आपकी प्रकृति के हिसाब से है। आप जैसे कि हमारी प्रकृति है पूरी, इस हिसाब से हर इंसान की अपनी प्रकृति होती है। ठीक है। तो वो आप अगर खाना अपनी प्रकृति के हिसाब से खा रहे हैं, अच्छा, ठीक है, उसके बाद में विहार यानी कि आपकी जो लाइफस्टाइल है वो आपकी प्रकृति के हिसाब से है, तो आप बीमार बहुत कम होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो अभी मौसम चेंज हो रहा है। ठीक है। एक मौसम चेंज हुआ था अभी नवंबर के आसपास। हाँ जी। हाँ। आपने देखा होगा अक्सर जैसे मौसम चेंज होता है तो डॉक्टर्स के पास में भीड़ बढ़ जाती है। बिल्कुल सर। हाँ, वायरल चल जाता है एक तरह का। हाँ। है ना। वायरल नहीं चलता कुछ भी। हाँ। वायरस तो हमारे आसपास है ही। हाँ जी। पूरे वातावरण में। हाँ। दिक्कत क्या आती है कि उस समय हमारी इम्यूनिटी थोड़ी डिस्टर्ब होती है। हाँ।
अब अगर हमें पता है कि मौसम चेंज होने पे इम्यूनिटी को शिफ्ट होने में टाइम लगेगा, तो मेरा आहार क्या रहना है? तो अगर आपने देखा होगा अक्सर नवंबर के आसपास जब गर्मी थी और ठंड आने वाली थी, उस समय भी लोगों ने ना तो अपने प्रकृति के हिसाब से खाना खाया, आइसक्रीम खाने रात में, ठीक है, और उसके बाद में ठंड जैसी महसूस होने लगी तो उस हिसाब से गर्म कपड़े नहीं पहने, तो अक्सर उनका फिर इम्यूनिटी के हिसाब से इम्यूनिटी डिसऑर्डर हो गए, जिसे हमने वायरल इन्फेक्शन के नाम दिया, ठीक है। ये और कुछ भी नहीं है, हम इसको कंप्लीटली बचा सकते हैं। अब जैसे कि हमारा जनवरी खत्म हो रहा है, फरवरी आ रहा है, क्या करना है? एग्जैक्टली, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी को शिफ्ट होना पड़ता है, तो उसको वो टाइम लेता है वो शिफ्ट होने के लिए, तो उस हिसाब से हमें भी अपने आप को ढालना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है सर। तो अगर हम जैसे माना जाता है कि आयुर्वेदा इंडियन एक कॉन्सेप्ट है, या हम बोले कि इंडियन मेडिकल साइंस है जी, लेकिन अगर हम वेस्टर्न की बात करें, आज के टाइम में वेस्ट में बहुत आयुर्वेदा का यूज किया जा रहा है, तो वेस्ट में आप आयुर्वेदा को किस तरह से देखते हो? देखिए, ये तो सबको पता है कि इस दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति भारतीय संस्कृति थी, ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो की संस्कृति। तो ये क्या है कि जब संस्कृति उस समय इवॉल्व हुई थी, तो आयुर्वेद उस समय मेन स्ट्रीम ऑफ ट्रीटमेंट था, वो उसी तरीके से इवॉल्व हुआ था। बट हर देश की अपनी एक नेचुरल ट्रीटमेंट की पैथी होती है। ओके, ठीक है, यूरोप की अलग है, अच्छा, अफ्रीका की अलग है, तो वो भी जानते हैं कि नेचुरल ट्रीटमेंट से कैसे ट्रीटमेंट करना है। अब हमारी भारतीय सरकार ने इतना अच्छा किया है, आप देखो कि इंटरनेशनल योगा डे बना दिया। जब इंटरनेशनल योगा डे बनाया तो पूरी दुनिया ने अडॉप्ट किया, क्योंकि हमने अपनी आवाज को प्रमुख किया कि आप इस पैथी को अपनाइए और ट्रीटमेंट लीजिए। फिर उन्होंने आयुर्वेद को बढ़ाया, तो अब अक्सर हमने देखा है कि यूरोप के लोग, बहुत लोग हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनका इलाज प्रकृति को नेचुरल हो। हर कोई चाहता है कि मैं अगर नेचुरल ट्रीटमेंट से पॉसिबल हुआ तो डेफिनेटली मैं उसको ऑप्ट करूंगा। तो इसीलिए ये अब आज के डेट में वर्ल्ड वाइड फेमस होता जा रहा है, और हम लोगों के पास में बहुत लोग आ रहे हैं। हम लोग जैसे पंचकर्म करते हैं, तो पंचकर्म में पूरी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन पे लेके जाते हैं। अच्छा। इसके बेस्ट जो सीजन आते हैं, 2 आते हैं, एक तो फेब मार्च के आसपास आ रहा है, अच्छा। एक सितंबर के आसपास आता है। ओके। तो अभी हमारे पास में इतनी इंक्वायरीज आनी स्टार्ट हो गई है, यूरोप से आ रही है, अमेरिका से आ रही है, कि उनको आके बॉडी स्पेशली डिटॉक्स करने के लिए आ रहे हैं बॉडी को। अच्छा, तो मैं यही पंचकर्मा की आपने बात की है, इस पे थोड़ा सा समझना चाहेंगे आपसे कि क्या चीज होती है, क्या वगैरह। बड़ी कमाल की चीज है। अच्छा जी। हाँ, तो इसमें एक्चुअली क्या है कि पंचकर्म जैसे कि नाम नहीं है कि 5 कर्म हैं इसमें, ठीक है। तो 5 कर्म क्या करते हैं, बॉडी में 2 चीजें करते हैं। सबसे पहला पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, शुद्धिकरण। हाँ जी, समझिए। अब शुद्धिकरण करने की जरूरत क्यों पड़ी? वो ये पड़ी कि हमारी जो बॉडी, हम जैसे खाना खाते हैं, हाँ जी, या हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स भी होते हैं। बिल्कुल। अब वो टॉक्सिन्स क्या होते हैं, हमारे शरीर में जब पूरा डाइजेस्ट होता है खाना, और वो जो इंटेस्टाइन से न्यूट्रिशन जाना था ब्लड में, तो उसके साथ साथ में क्या हुआ कि टॉक्सिन्स भी जाना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब ये टॉक्सिन्स घूम रहा है शरीर में, क्योंकि इसका तो कोई काम नहीं है। फिर ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं डिपॉजिट होगा, तो वो क्या हुआ कि डायबिटीज बनाने लग गया, ब्लड प्रेशर बढ़ाने लग गया, किडनी डिसऑर्डर, किडनी डिसऑर्डर, एलर्जी हो गया। ठीक है। अब क्या है, ये टॉक्सिन्स कैसे निकालेंगे? आप मुझे एक रास्ता बताओ कि बॉडी से टॉक्सिन्स कैसे निकलेगा। तो इसका जो है आंसर वो है आयुर्वेद में, पंचकर्म में। हम लोग पूरी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। किस तरह से? ये लगभग 17 दिन का एक प्रोसेस होता है। अच्छा जी। तो 17 दिन का एक प्रोसेस होता है, इसमें एक निश्चित तरीके की डाइट होती है, निश्चित तरीके की लाइफस्टाइल होती है, ठीक है। और फिर एज पर की दोष कौन से हैं बॉडी में, तो जैसे आयुर्वेद में 3 प्रकार के जो शारीरिक दोष बताए गए, वात, पित्त और कफ, ठीक है। तो हम उसका निर्धारण करते हैं कि टॉक्सिन्स की वजह से कौन सा दोष बढ़ रहा है, कम है, तो हमें शरीर से कौन सा दोष निकालना है, उसको बैलेंस करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, ठीक है। बैलेंस नहीं करते हम तो निकालते हैं, ठीक है। तो वो पंचकर्म से निकालते हैं, ठीक है। तो 17 दिन में हम उन दोषों को उत्कृष्ट करेंगे, यानी बढ़ाएंगे और उनको शरीर से निकालेंगे, ठीक है। अब ये एक, जैसे इसमें पंचकर्म होता है वमन, अच्छा, वमन कर्म होता है जिसमें थोड़ा वोमिट आउट करके हम सारा निकालते हैं। फिर एक होता है विरेचन कर्म, ठीक है, उसमें क्या होता है, लूज मोशन के थ्रू निकलते हैं, ठीक है। तो देखो 17 दिन में हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। ओके। अब पंचकर्म का एक काम हो गया डिटॉक्सिफिकेशन, अब उसके बाद दूसरा काम होता है रिजोल्यूशन।
हाँ। रिजुविनेशन का मतलब होता है रसायन, रसायन। यानी कि शरीर की लॉन्गेविटी बढ़ानी, उम्र बढ़ानी। ओके। प्राचीन काल में ये राजा महाराजा बहुत कराया करते थे। वो क्या करते थे कि करीब 1.5-2 महीने के लिए जंगल में चले जाते थे, हाँ, पूरी बॉडी का पंचकर्म कराते थे और वापस आते थे। ओके। है ना, आजकल हमारे पॉलिटिशियंस बहुत कराते हैं, सेलिब्रिटीज कराते हैं, सेलिब्रिटीज बहुत कराते हाँ हैं। जी, हाँ जी। आमतौर पे लोग ये समझते नहीं है डे टू डे लाइफ में कि आपकी बॉडी को बहुत रिक्वायरमेंट है, हाँ जी, बिल्कुल होती है। यू शुड टेक केयर। ठीक है, अब उसमें हम लोग अपने आप को बीमार तब समझते हैं जब सिम्टम्स आने लग जाते हैं, हाँ, लक्षण आ रहे हैं, जब खांसी स्टार्ट हो जाती है, जब ठंड लगने लग जाती है, जी। कोल्ड स्टार्ट हो जाता है, तब जाते हैं डॉक्टर जी। के पास। हाँ जी। तो अब जब लक्षण दिखे तो ऐसा नहीं कि बीमारी उस दिन पैदा हुई, हाँ, बीमारी बहुत पहले बहुत से पैदा पहले हुई से है। पैदा हुई। ये लक्षण तो बहुत बाद में दिख रहे हैं, हम्म। जब शरीर की इम्यूनिटी फाइट करते करते थक चुकी है, है। बॉडी के ऑर्गन्स थक चुके हैं कि भैया अब तो लक्षण दिखाई दो, ये नहीं मान रहा। ठीक है, तो क्या होता है कि उससे पहले अगर आप शरीर को निश्चित टाइम पर ध्यान दें, हाँ जी, पंचकर्म कराते रहें, हाँ, आयुर्वेद के सिद्धांतों को समझते हुए अपना रहना खाना रखें, तो आपके बीमार होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, कम हो जाती है। तो पंचकर्म जैसे कि मैंने बताया डिटॉक्सिफिकेशन, रिजुविनेशन दोनों चीजों पे काम हाँ करता जी, है। हाँ जी। अब कोई भी डिसऑर्डर है, कोई भी बीमारी है हाँ जी। हमारे शरीर की, ठीक है। वो पंचकर्म से बिल्कुल ठीक हो सकती है। बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, कैंसर, आप सोचो जहां तक सोच सकते हैं। अभी तो आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा लोग जिससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं वो कैंसर ही है। ऑब्वियसली हाँ आप जी। देखेंगे कि अगर किसी एक सोसाइटी में पाएंगे तो कम से कम 15-20 लोग ऐसे हाँ करके आ जी, सकते बिल्कुल आते हैं, हैं। और कई ऐसे होते हैं जिनकी संभावनाएं होती हैं हाँ ऐसा जी, होने में। हाँ। तो आगे आपने बॉडी में इतना टॉक्सिन्स इकट्ठा किया था, उसका हुआ क्या, वो निकल नहीं पा रहा है। निकल नहीं पा रहा है। तो एक जो तरीका जो बहुत पहले से था, अगर आपने सुना होगा कि हमारे पुराने लोग क्या करते थे, शरीर की मालिश किया करते थे, हाँ जी, बिल्कुल धूप में बैठ के करते थे, हाँ, बिल्कुल, और उसके बाद गर्म पानी से नहाते थे। हाँ जी। ये भी डिटॉक्सिफिकेशन का एक रास्ता है। ओके, ठीक तो है। बेवकूफ नहीं थे। हाँ। तो पंचकर्म में एक पूर्व कर्म आता है हाँ। जिसको आप अभ्यंगम स्वेदन कहते हैं, तो सिंपल अभ्यंग स्वेदन ही है। अच्छा, ये आयुर्वेद के सिद्धांत थे, प्रकृति ने हमें दिए थे, हम एट द कोर्स ऑफ टाइम उसको भूलते चले गए। अब आप मुझे बताओ कि कौन सा जीव जंतु आपने देखा होगा कि जो डायबिटीज की मेडिसिन ले रहा है? सिर्फ इंसान ही है, तो कोई नहीं। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि जीव तो वो भी है, जीव हम भी हैं। आपने देखा है कि कभी किसी हाथी को प्रोटीन खाते हुए? नहीं, उसको जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, पर हमें कह कि नहीं जी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, B12 कम हो गया, कि किस जानवर का B12 कम होते रहेगा? तो जितने भी जंगली जानवर हैं वो सब अपनी जानते हैं नेचर से कैसे ट्रीटमेंट लेना है। अगर किसी जानवर का पेट खराब है, वो सिंपल सा खाना छोड़ देता है। हमारे आयुर्वेद में कहते हैं उसको लंगन दीपन पाचन, तीन चीजें होती हैं। हाँ, तो 3 चीजें होती है और बड़ी कमाल की चीजें हैं। आप बताता हूँ, जैसे कि मोस्टली आपने देखा होगा डाइजेशन एक ऐसी चीज है जो हर घर में बीमार मिलेगा। बिल्कुल, हाँ जी। पेट खराब नॉर्मली किसी का कॉन्स्टिपेशन हाँ, होगा, किसी को गैस बनती है, खट्टी डकार आती है, बिल्कुल, हाँ, किसी को यूरिक एसिड बन रहा है, किसी को कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, चलता रहता है। हाँ जी। अब उसमें उस इंसान ने क्या किया, वो इंसान दवाइयों पे निर्भर है। बिल्कुल, जितने भी जीव जंतु हैं वो प्रकृति पे निर्भर है, उन्हें दवाई चाहिए ही दवाई चाहिए। ठीक है। तो अगर आपका इंडाइजेशन चल रहा है, मैं सिंपल सी चीज बताता हूँ, आप एक काम करो, आप हल्का खाना चालू कर दो। ठीक है, आपको लग रहा है कि आपका कॉन्स्टिपेशन है, ठीक नहीं हो रहा, आप अगले दिन हल्की डाइट लो। हल्की डाइट में क्या है, जैसे खिचड़ी खा लेते हैं, खिचड़ी हो गया, हाँ जी, दलिया हो गया, उपमा हो गया, पोहा हो गया, ठीक है, इस तरीके का खाना आप ले लीजिए। फ्रूट्स खाना स्टार्ट कर दीजिए, पानी बढ़ा दीजिए, नारियल पानी पीजिए, हल्की डाइट होगी। हाँ, बिल्कुल। अगर आप ये डाइट रखोगे तो लीवर हमारा इतना स्मार्ट है, वो कहेगा मैं इसकी रिकवरी कर लूंगा बीमारी की, तो मुझे टाइम तो दो। पर हम क्या कर रहे हैं, रात को 11 बजे खाना खा रहे हैं और पूरी रात हम तो सो गए, लीवर को काम पे लगा रखा है, लीवर भी तो फटीग होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो लंगर दीपक पाचन का यही है कि अगर आपने इसको भी समझ लिया तो आप अपने आप को वैसे भी ठीक रख सकते हो। ठीक है सर, आपने कैंसर की बात की, जैसे कि हम बात कर रहे थे, कैंसर में ना जनरली प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, है ना? बहुत तरीके का कैंसर होता है। ओके। हाँ, तो इसमें आयुर्वेद कैसे फिर उसको रिकवर करता है? देखिए, हमारे शरीर में है ना 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं। हाँ जी। ठीक है, तो
3 तो हमारी दोष हो गए, हाँ जी। 7 हमारी धातुएं हो गई ओके। और मल हो गए। तो इनकी भी अपनी एक अग्नि होती है। ओके। जब वो अग्नि थोड़ी कम हो जाती है हाँ। तो उसी प्रकार का रोग उत्पन्न करती है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। आज की डेट में अगर किसी को कैंसर डायग्नोज हो गया है, आप अपना कीमो कराइए, रेडियो कराइए, हाँ जी। ठीक है, आप वो कराते रहिए। साथ में आप किसी अच्छे आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाइए, जो आपके एक तो क्या होगा कि जो कीमोथेरेपी चल रही है या जो रेडियोथेरेपी चल रही है उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको कम करेगा, नंबर 1। नंबर दूसरा, आपकी इम्यूनिटी पे काम करेगा ताकि ये ना तो ग्रोथ हो और जो ट्रीटमेंट आपका मेन चल रहा है उसके सपोर्टिव में आ जाए तो आपको रिजल्ट्स बहुत बेटर। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ का भी हुआ है। ओके, हम बात कर ही रहे हैं। कहीं ना आयुर्वेद को लेके ना ट्रस्ट इश्यूज लोगों के दिमाग में रहते हैं। कोई बीमार पड़ता है ना, वो सबसे पहले एलोपैथी की तरफ भागेगा, होम्योपैथी की तरफ भागेगा, लेकिन आयुर्वेद की तरफ जाने से पहले वो एक बार सोचेगा कि मुझे इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा, मुझे टाइम भी लगेगा, तो वो जाते ही वो कम ही जाते हैं। तो ये जो ट्रस्ट इशू है लोगों के दिमाग में, मन में, इसके क्या रीजंस हैं? हमें ना हर चीज फास्ट चाहिए, खाना फास्ट फूड चाहिए, मैगी 2 मिनट में बन जानी चाहिए, ठीक है, सुबह बीमार हुए तो शाम तक ठीक हो जाना चाहिए। हाँ जी। प्रकृति हिसाब से नहीं चलती, ठीक है। आप ये सोचें कि जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चा 9 महीने पैदा होना है, आप 3 महीने पैदा कर दो, सही ठीक है, या आप पैदा हुए तो आप सोचोगे मैं फटाफट से बड़ा हो जाऊं। हर चीज अपना एक टाइम लेती है। आपको अगर कोई बीमारी के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप ये मत मानिए कि वो उसी दिन हुई है। उसमें कम से कम अगर वायरल भी मैं मानू ना तो आपकी इम्यूनिटी तो काफी पहले लो हुई थी, जिसमें 4-5 दिन लगे। वायरस तो हमारे एनवायरनमेंट में है, लेकिन वो फाइट कर रही थी इम्यूनिटी हमारी। जब वो थक गई तो उसके बाद हमारे ऑर्गन्स ने पार्टिसिपेट किया, वो थक गए, WBC थक गए, तब जाके सिम्टम्स आने स्टार्ट हुए, ठीक है। तो अब आप सोचो कि इसका इलाज 2 घंटे के अंदर कैसे होगा? तो इसका इलाज जो आप कर रहे हो ना वो सिर्फ ये कर रहे हो कि आप अपना फीवर डाउन कर रहे हो, टेम्परेरी जो कफ आ रहा है उसको रोक रहे हो, लेकिन ये ट्रीटमेंट नहीं हुआ। आयुर्वेद कहता है कि मैं तुम्हें बीमार होने नहीं दूंगा। अगर आपको वो कमिटमेंट चाहिए आ जाओ मेरे पास। मतलब कि आपका इम्यून सिस्टम सही हो जाएगा, वो फाइट, अब जितना वो फाइट कर रहा है वो हारेगा नहीं फिर उसमें जी, तब आप बीमार हो गए। अब आप समझो कि एक स्पेसिफिक टाइम में जाके आपको ये वायरल फीवर कफ कोल्ड हो रहा है। हाँ जी। जो कि नॉर्मली अगर आप देखोगे तो एक अब तो इंडिया में साल में 3-4 बार ऐसे आते हैं जहाँ पे सभी बीमार पड़े होते हैं, ठीक है। वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने उस समय को समझा नहीं कि उस समय की रिक्वायरमेंट क्या थी, ठीक है। तो अगर आप रिक्वायरमेंट समझोगे, बॉडी की इम्यूनिटी ठीक रखोगे, आप बीमार ही नहीं पड़ रहे। तो बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे मौसम चेंजिंग के साथ ना एलर्जी हो जाती है जी। किसी को एकदम से खांसी हो जाना, छींके लग जाना, वो एलर्जी एकदम से उनको सूट नहीं करती। मतलब कि उन्होंने मौसम को समझा नहीं। अगर वो पहले से, वही आयुर्वेद बताता है कि आपको मौसम के अकॉर्डिंग कैसे खुद को ढालना है, ठीक है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि जब लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है तो वो एलोपैथी की तरफ भागते हैं। क्या आयुर्वेदा में जो रिजल्ट है, जो ट्रीटमेंट है, वो लेट होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। हम आपको तुरंत रिजल्ट दिखा सकते हैं। अच्छा। बिल्कुल तुरंत रिजल्ट है चीजों में। अगर आप डिसऑर्डर्स की भी बात कर रहे हैं तो बहुत सारे जॉइंट्स पेन है, ठीक है, आप पंचकर्म कराइए, अच्छा, ठीक है, पंचकर्म कराते तुरंत आराम मिल रहा है, जो पहले कभी नहीं मिल रहा था, ठीक है। अगर आपका इंडाइजेशन रिलेटेड डिसऑर्डर है, हमारे पास में बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं, तुरंत रिजल्ट मिल रहा है। तुरंत रिजल्ट का मतलब ये है कि ऐसी जो दवाइयां हैं, हम लोग एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग सिम्टम्स पे काम नहीं करते, हम लोग प्रकृति के हिसाब से काम करते हैं, उसके दोषों पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हम वात पित्त कफ की धारणा देखते हैं कि क्या उसकी अवस्था है, किस वजह से वो हुआ है। हाँ, अब हमारे पास में कभी भी एक सिम्टम लेके नहीं आता कोई, मल्टीपल प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। मेरे जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम है, नी पेन है, मेरा इंडाइजेशन भी रहता है, कॉन्स्टिपेशन भी है, मेरे को नींद नहीं आ रही, ठीक है, और मेरे को बॉडी में ड्राइनेस भी बहुत रहती है, बीपी भी बढ़ा हुआ है। अब आप एक बात बताओ, मैं इन सब की अलग अलग दवाई दूं या मैं इन सब का रूट कॉज पकड़ के उसका ट्रीटमेंट करूं? मैं रूट कॉज पकड़ता हूं क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मेरे बाद वो
इन चीजों के लिए किसी और डॉक्टर के पास ना जाए। बिल्कुल। तो रूट कॉज जब हमने पकड़ा, हम लोगों ने उसका एनालिसिस किया एज पर आयुर्वेदा, और हम लोगों ने उसमें चीजें निकाली, फिर हमने लगा कि इसका ये ट्रीटमेंट हो सकता है, हमने वो किया। इट विल टेक टाइम, बट वो क्या है कि हमारा एक ही ट्रीटमेंट सारी बीमारियों पे काम करेगा। सही बात है, मतलब कि वो अलग अलग जितने वो 9 10 गोली लेनी पड़ती है, वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए फिर हमें कई बार पंचकर्म की जरूरत पड़ती है। पंचकर्म के साथ में एक होता है अग्निकर्म, हम लोग वो करते हैं। मर्म चिकित्सा करते हैं, योग के लिए लोगों को समझाते हैं, क्षार सूत्र करते हैं, क्षार कर्म करते हैं। बहुत सारी चिकित्सा की पद्धति हैं जो नॉर्मली आपको मिलेंगी नहीं, हम लोग तो सब चीजें वो करते हैं। तो ये सब करते हुए ना हमने देखा है कि पेशेंट को आराम से रिजल्ट मिलते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे पंचकर्म में आपने बताया था कि एक कर्म होता है वोमिटिंग के थ्रू, हाँ, और एक होता है आपका लूज मोशन के थ्रू। तो उसमें सर बॉडी बड़ी हल्की हो जाती है, कुछ रहता ही नहीं अंदर, हल्का महसूस होता है। तो उस वक्त कैसे फिर खुद को कर सकते हैं? पूरा ही प्रोसेस होता है ये। सबसे पहले हम लोग पूर्व कर्म कराते हैं। तो इसके भी 3 पार्ट होते हैं। पूर्व कर्म में सबसे पहले हम उसका मेटाबॉलिज्म ठीक करते हैं, तो उसके कुछ मेडिसिन चलते हैं। देन उसके बाद हम लोग प्रधान कर्म पर आते हैं। तो प्रधान कर्म जब हम लोग करते हैं तो उसमें मेजरली आता है कि जहाँ पर हम लूज मोशंस लगवा रहे हैं या वोमिटिंग करा रहे हैं, या एक हमारा एक एनीमा होता है। ठीक है, तो वो 2 प्रकार का होता है कि उसको कहते हैं कषाय वस्ती, एक होते उसको कहते हैं अनुवासन वस्ती। एक ऑयल का एनीमा होता है और एक काढ़े का एनीमा होता है। ठीक है, वो भी करते हैं। एक हमारा नस्य कर्म होता है जो नाक के थ्रू हम लोग पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो उसमें ड्रॉप्स डालते हैं, पूरे मालिश होती है चेहरे की, ड्रॉप्स डालते हैं। फिर एक गूगल का धुआं होता है, धूप होती है, वो देते हैं मेडिकेटेड धुआं। ये सारा पंचकर्म है। ठीक है, जब हम लोग ये करते हैं तो उसके बाद में बॉडी से जितना भी बढ़ा हुआ दोष है वो सारा बाहर निकलता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास में एक बहुत ही अनुभवी डॉक्टर आए थे, बहुत ही बड़े डॉक्टर थे, और उनका माइग्रेन ठीक नहीं हो रहा था। और उनको डेली एपिसोड्स आ रहे थे, और वो खुद एक डॉक्टर थे। ठीक है, और उनकी ये हालत हो गई थी कि मेडिसिन लेने के बावजूद भी उनका माइग्रेन ठीक नहीं हो रहा था। अच्छा। और वो इतने परेशान हो चुके थे कि मैं क्या करूं। हमने उनको जो हमारा विरेचन कर्म है, हमने उनको विरेचन कर्म पे डाला, और विरेचन कर्म करते हुए उनका जो दोष था उसमें हमने पित्त की दिक्कत देखी कि उनकी नाड़ी परीक्षा करी थी हमने। अच्छा। और वैसे भी संप्राप्ति देखी तो पित्त बढ़ा हुआ था उनका। तो हमने कहा कि उनका पित्त बाहर निकलता है, पित्त की जो चिकित्सा है वो विरेचन कर्म है, यानी लूज मोशन जो आमतौर पर। तो वो हमने जब उनका किया, बाय डिफॉल्ट वो ठीक हुए बिना दवाई के। अच्छा, ये इतनी बड़ी ताकत है। अब मैं अगर उनके सिम्टम्स पे जाऊं कि सर हेडेक का है तो हेडेक की दवाई दूं, फिर उनको ब्लड विजन हो रहा था मैं उसकी दवाई दूं, नोजिया भी था, कॉन्स्टिपेशन भी था, सब कुछ थे। अब मैं इतनी सारी दवाई देने की बजाय एक छोटा सा पंचकर्म करूंगा और उससे सारी चीजें ठीक होंगी अपने आप। तो ये है ना जादू आयुर्वेद का। जैसे हम एलोपैथी में की तरफ जाएं, वहां पर अगर हम सपोज मैं कोई लेके जाती हूँ बीमारी, तो ना तो ये पूछते हैं कि आपका डेली रूटीन कैसा है, आपने क्या खाया है, आप सिर्फ ये पूछते हैं कि आपको क्या बीमारी है, उस हिसाब से दवाई देते हैं। क्या आयुर्वेदा में पूरा आपका पूछा जाता है कि आपका डेली रूटीन कैसा, आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सो रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, किस तरह का लाइफस्टाइल है, क्या ये आयुर्वेदा में पूछा जाता है? हमारे जो पेशेंट्स हैं वो ये जानते हैं कि हमारा एक कंसल्टेशन कम से कम आधे घंटे का होता है। अच्छा। उससे पहले ना हमें तसल्ली होती, ना पेशेंट को हम तसल्ली दे पाते। ठीक है। वो क्या होता है मैं बताता हूँ। जब पेशेंट हमारे पास आता है, हम उससे कुछ नहीं पूछते। अच्छा। सबसे पहले हम करते हैं नाड़ी परीक्षा। अच्छा, मतलब चेक करना। हाँ। ये हमारा टूल है। नाड़ी परीक्षा करते हैं, और उसके बाद में हमारे कुछ सेट क्वेश्चंस होते हैं जिनसे हम ये पता करते हैं कि इसके शरीर के अंदर दोषों की अवस्था क्या चल रही है। अच्छा। जब हमें पता लग जाता है कि इसके दोषों की अवस्था ये है, शरीर में 7 धातुएं होती हैं, रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु, शुक्र धातु। पुरुषों में शुक्र धातु और स्त्रियों में आर्द्र धातु। ठीक है, जब ये सारी अवस्थाएं चेक कर लेते हैं, तब हमें पता लगता है कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, कौन से धातु में गड़बड़ है। उसके बाद में जब हमें ये पता लग गया, तब जो पेशेंट सिम्टम बताता है ना, तो बाय डिफॉल्ट हमें सब कुछ पता ही होता है कि ये हो रहा है। बड़ा आश्चर्य करते हैं लोग कि जब हम उनकी नाड़ी परीक्षा करते हैं और हम उनसे तुरंत पूछते हैं कि आपका कहीं शुगर तो नहीं बढ़ा हुआ है, और वो कहता है पेशेंट हाँ मैं तो डायबिटिक हूँ, पर आपको कैसे पता लगा? क्योंकि हम नाड़ी परीक्षा कर रहे हैं,
हमें ये पता लग जाता है कि पेशेंट के जॉइंट्स पेन है या नहीं है, उसका ब्लड प्रेशर की अवस्था कैसी है, डायबिटीज कैसी है, उसको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो लगभग हमारी नाड़ी परीक्षा से क्लियर हो जाता है। उसके बाद जब हमारा पता लग जाता है तो फिर उसके बाद हम पूछते हैं कि उनका सुबह से लेकर रात तक का सेट शेड्यूल क्या है। ओके। और हम कहते हैं कि भैया कसम खाओ, सच बताना। हाँ। 9 बजे उठ रहे हो 9 बजे, हाँ। सुबह 6 बजे उठ रहे हो 6 बजे, चाय कब पी रहे हो, खाना कब खा रहे हो, कितना पानी पी रहे हो, सब लिखते हैं। उसमें मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि 90% प्रॉब्लम तो वहीं होती है। और अगर मैंने वो ठीक कर दिया तो दवाइयों की कोई जरूरत नहीं है, और अगर वो ठीक नहीं हुआ तो दवाई कुछ नहीं कर पाएगी। क्योंकि हम देखते हैं ना जनरली एलोपैथी की तरफ, वहां पे सिर्फ आपको दवाई दी जा रही है, ना ये पूछा जा रहा है कि आप क्या खा रहे हो, आप का डेली रूटीन क्या है। कोई रात रात भर जाग रहा है और वो सवेरे बीमार पड़ रहा है, वो तो उसको हेडेक हो रहा है, तो वहां पे हेडेक की दवाई दे दी है, लेकिन उसको ये नहीं बताया जा रहा कि बेटा तू सो टाइम पर, तेरा दिमाग तभी ठीक होगा। वो आयुर्वेदा में पूछा जा रहा है। आयुर्वेद एक्चुअली, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में, इट्स अ साइंस ऑफ लाइफ, ठीक है। तो हम इससे अलग नहीं जा सकते। अगर किसी पति और पत्नी के बीच लड़ाई चल रही है और वाइफ का हेडेक हो रहा है, बार बार एक सोच के वो इमोशनल ट्रॉमा में जा रही है, और वो हमारे पास ये प्रेजेंट लेके आती है कि मेरा सिर में दर्द रहता है, वो जा नहीं रहा, मेरे को नींद नहीं आ रही है, मेरा डाइजेशन खराब है, मेरे को ऐसा पेन होता है कि कभी जो नी जॉइंट में हो रहा है, कभी सर्वाइकल में हो रहा है, अब बताओ मैं किस चीज का ट्रीटमेंट करूं। ये आप 5 मिनट के कंसल्टेशन में नहीं पता लग सकता जब तक कि हम उसके इनडेप्थ, उसके अंतर्मन को नहीं समझेंगे। तो हमें बातें निकलवानी पड़ती है, और जब हमारे बातें निकलती हैं उसी को हम रूट कॉज एनालिसिस कहते हैं। ओके। 3 चीजें जो मेरे को लगती है मेन होती हैं, एक हमारा शरीर, मन और हमारी आत्मा, ठीक है ना, माइंड, बॉडी और सोल। इसमें आयुर्वेद कैसे एक बैलेंस क्रिएट करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये नॉर्मली लोग समझ नहीं पाते हैं इस चीज को। ये तीनों इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर आपने महसूस किया होगा कि आपका मन आज खराब है, तो उसके बाद क्या होता है, हो सकता है आपको खाने में मन ना लगे, बिल्कुल हो सकता है आपकी बॉडी में जो एनर्जी है वो नहीं आ पा रही है। और अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई क्या दिक्कत है, तुम कुछ बुझे से लग रहे हो। लेकिन उस बुझे का कोई इलाज नहीं होता, आयुर्वेद करता है। ओके। तो आयुर्वेद क्या होता है कि आयुर्वेद आपका फिजिकली ठीक करता है, आपको मेंटली ठीक करता है, आपको इमोशनली ठीक करता है, और आपको स्पिरिचुअली भी ठीक करता है। अच्छा, ठीक है। आयुर्वेद चारों तरीके से इलाज करता है, क्योंकि ये ही प्रकृति है, ठीक है। हम लोग जब किसी पेशेंट को देखते हैं तो हमारा जो होता है कि जो उनकी फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या वो कहीं ना कहीं मेंटल सिम्टम से कनेक्टेड है या नहीं है। जैसे अभी अपने एग्जांपल बताया था हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बहुत है, ठीक है। अभी कोई घर से बाहर निकल रहा है, उसकी पड़ोसी से नहीं बनती, उसने पड़ोसी को देख लिया और वो उसको गाली देता हुआ जा रहा है, और वहां से वो कहता है कि जब भी मैं गाली चलाता हूँ मेरे सिर में दर्द होता है। ये एक डॉक्टर का काम होता है कि इसको समझना कि कहाँ पर दिक्कत है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको बोल दिया जाता है भाई तुम्हें एंजाइटी है, तुम्हें डिप्रेशन है, तुम्हें मेंटल ट्रॉमा है, ये कहे, और वो डिप्रेशन का टैग लेके है ना, वो इंसान डॉक्टर टू डॉक्टर घूमता चला जा रहा है, लाखों रुपए खर्च करता जा रहा है, साइकोलॉजिस्ट के पास में जा रहा है, पर वो टैग नहीं खत्म हो रहा। हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप क्लासिफाइड मत करो, क्योंकि हमारे आयुर्वेदिक की टर्म्स अलग है। हम लोग क्या है कि वात की चिकित्सा करते हैं, और वात की चिकित्सा में काफी हद तक ये एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, मेंटल स्टेट ये ठीक हो रहा है। हम लोग डे टू डे लाइफ में ये लोग ठीक कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी को हम लोगों ने डिप्रेशन का टैग दे दिया, वो तो वैसे ही आधा मर जाएगा, वैसे मर जाएगा। हाँ जी, ठीक है। दूसरा, अगर डिप्रेशन बोल दिया तो डिप्रेशन का फिर इलाज तो करो, बिल्कुल। सिर्फ टैग देने से क्या है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको डिप्रेशन नहीं मानकर हम लोग वात रोगों के अंदर लेते हैं और वात की चिकित्सा करते हैं, इसके अल्टीमेटली रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके। और अगर हम स्पिरिचुअली बात करें तो स्पिरिचुअली आयुर्वेद कैसे हेल्प करता है? योग और ध्यान से। अच्छा। योग का मतलब ही है कि आपका और आपकी जो परमात्मा आप जिससे भी मानते हैं उसका जुड़ाव, वो योग है। अच्छा, ठीक है। और इस प्रोसेस को लेके जाता है हमारा मेडिटेशन, ठीक है। तो योग और समाधि, जब मेडिटेशन जो हम लोग कहते हैं, अगर कोई इंसान कर रहा है
तो वो मेंटली पीस में भी रहेगा, इमोशनली पीस में रहेगा, स्पिरिचुअली पीस में रहेगा। हम्म। मेरी पर्सनल ये कोशिश रहती है कि जो भी मेरे पास पेशेंट आता है मैं उसको योग और मेडिटेशन से जरूर जोड़ूं, क्योंकि हमने इससे मिरेकल होते हुए देखे हैं। लोग सोचते हैं योग तो एक एक्सरसाइज है, हाँ। उससे क्या होना है, आप बस शरीर घुमाना है। मैं कह रहा हूँ आप जुड़ के तो देखो, आप ये चलो एक्सरसाइज माने एक्सरसाइज करके तो देखो। एक्सरसाइज और योग में डिफरेंस होता है श्वास का, सांस लेने का। ठीक है, जब आप अच्छे योगा थेरेपिस्ट के साथ में योगा स्टार्ट करेंगे, मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे, आपकी जिंदगी ना बदल जाए तो मेरा नाम बदलेगा। सर जैसे हम एलर्जी की बात कर रहे थे, बीच में हमने एलर्जी की बात की थी। एलर्जी का अगर हम दूसरी तरफ का ट्रीटमेंट देखें तो मॉडर्न ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें सिट्राजिन की गोली दी जाती है वो, और जो कि वो एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक है मतलब कि अगर आप आज एक ले रहे हैं कल आपके 2 हो सकती है, परसों आपके 3 हो सकती है। अगर हम आयुर्वेद की तरफ एलर्जी को लेके चलते हैं, स्किन एलर्जी हो गई या आपकी यही मौसम चेंज वाली एलर्जी हो गई, उसमें अगर हम घरेलू बात करें कि घर के कुछ जो स्पाइसेस हो गए या दूसरी चीजें हो गई, तो वो कौन कौन से हम ले सकते हैं? अगर हम मैं उससे पहले थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि एक्चुअली एलर्जी डेवलप कैसे होती है, सो दैट कि क्या है कि आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये पता लग जाएगा कि अच्छा इसका बेसिक रूल कॉज क्या था। क्योंकि देखो नॉलेज इज विजडम, ठीक है, अगर आपको नॉलेज बता दी तो आप फिर क्या है कि अपना इलाज खुद भी करते हैं। देखिए हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इनका काम क्या है? वात का काम होता है चलना, जितने भी हमारे शरीर में ना फंक्शनिंग है, मैं बोल रहा हूँ, मेरी आंखें झपक रही हैं, मेरा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ये सब वात की वजह से होता है। ठीक है, तो वात इज लाइक एयर, हवा चल रही है। जो पित्त होता है ये हमारी फायर होती है, अग्नि होती है जो पचाती है। एक अग्नि तो वो होती है जो हमारे पेट में होती है, जिसे जठराग्नि कहते हैं। जठर मतलब हमारा पेट, तो जो हम खाना खाते हैं उसको पचा रहा है। ठीक है। एक अग्नि होती है जो मैंने 7 धातुएं बताती हैं कि रस, रक्त, मांस, उनकी अपनी अपनी एक अग्नि होती है। ठीक है। कई बार क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा रस धातु है उसकी अगर अग्नि कम हो जाती है तो रस धातु कमजोर पड़ जाता है, आम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इंडाइजेशन, गैस्ट्राइटिस, ब्लोटिंग और काफी हद तक आपके जैसे ये वायरल डिसऑर्डर्स उसी में ही आते हैं। ओके, ठीक है। तो हमें समझना पड़ता है कि कौन से दोष की दिक्कत है। अब मैंने कफ बताया जैसे, तो कफ जो होता है कि हमारी बॉडी की ल्यूब्रिकेशंस, जो ब्लड है, किडनी है, फंक्शनिंग है, ठीक है, लिम्फ नोड्स के अंदर लिम्फेटिक फ्लूइड होता है, ये सारे हमारे कफ होते हैं। ठीक है। अब एलर्जी की जहां तक बात है तो पित्त और कफ जो होता है वो अगर बढ़ भी जाए तो जब वात का मतलब होता है चलना, तो वात या तो पित्त को लेके शरीर में चलेगा या कफ को लेके चलेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो हमको ही देखना होता है कि कौन सा दोष बढ़ा हुआ है। अगर वात और पित्त दोनों बढ़े हुए हैं तो स्किन के डिसऑर्डर्स होते हैं। अच्छा। सोराइसिस हो गया, एक्जिमा हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया, ब्लेमिशेस हो गया, हाइपर पिगमेंटेशन हो गया, ये कहीं ना कहीं वात और पित्त की वजह से होता है। वात और कफ अगर दोनों एक साथ में बढ़े हुए हैं तो उसमें क्या है, रेस्पिरेटरी हो गया, कफ हो गया, कोल्ड हो गया, ठीक है, इस तरीके से हमारी दिक्कत होती है। तो आपको एलर्जी है किस टाइप की, उसका ट्रीटमेंट उस टाइप का है। ठीक है। मैं आपको कोई गलत ऐसी चीजें नहीं बताऊंगा कि आपने कहा कि अरे डॉक्टर साहब को सुना था तो ये कर लो। पीछे हर चीज के पीछे साइंस है, एक लॉजिक है। वात पित्त बढ़ा हुआ है तो वात पित्त की चिकित्सा, वात कफ बढ़ा हुआ है तो वात कफ की चिकित्सा। तो ये हम एज आयुर्वेदिक डॉक्टर इसको समझ के करते हैं। जहां तक बात है कि आप होम रेमेडीज की बात अगर कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आमतौर पे कफ कोल्ड हो जाता है, फीवर आ जाता है, तो इसमें काफी हद तक वात और कफ बढ़ा हुआ होता है अगर वो सीजनल चेंज पे हुआ है। तो उसकी चिकित्सा बताता हूँ। जैसे आपके घर में लौंग है, काली मिर्च है, दालचीनी है, तेज पत्ता है, अदरक है, ठीक है। अगर आपके आसपास कहीं पे तुलसी है, तुलसी है, ठीक है, बहुत है, आप इनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में इनका काढ़ा बना लीजिए, सुबह शाम खाली पेट पी लीजिए। अगर उसमें आपको लग रहा है कि कफ ज्यादा बन रहा है, पंसारी से मुलेठी ले आइए, ठीक है, थोड़ी सी मुलेठी डाल लीजिए, ठीक है। अगर आप ये काढ़ा पी रहे हो आपकी निश्चित इम्यूनिटी अपने आप बूस्ट हो जाएगी, ठीक है, और आपको बीमार नहीं पड़ने देगा।
और अगर आपको लगता है कि अक्सर कई लोगों की बॉडी होती है कि अक्सर वो सीजन चेंज होने पे बीमारी पड़ते हैं, तो भैया सीधी सी बात है, सीजन चेंज हो रहा है उससे 10 दिन पहले पीना चालू कर दो, आधा कप सुबह आधा कप शाम, आपकी इम्यूनिटी होगी स्ट्रॉन्ग। क्लियर है? अगर बात पित्त की प्रॉब्लम है, यानी कि स्किन्स में आपकी दिक्कत आ रही है, ठीक है, नारियल का तेल सबसे बेस्ट है। आप नारियल का तेल लगाने चालू कर दो, वात पित्त का भी तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपके जैसे सोराइसिस है, एक्जिमा है, इससे तो उसकी क्या होता है कि जैसे कि आपने गर्म चीजें उसमें नहीं खानी, ऑलरेडी पित्त बढ़ा हुआ है तो पित्त को और मत बढ़ाओ, तो गर्म चीजें, ठंडी चीजें पीनी चालू कर दी। मुल्तानी मिट्टी है, मुल्तानी मिट्टी लगा दी, आप घर पे ही इसकी चिकित्सा कर सकते हैं। कई बार एलर्जी जेनेटिक बताई जाती है कि जेनेटिक एलर्जी है, आपको पेरेंट्स से आई है, फैमिली से आई है, तो और जेनेटिक का कहीं पे भी कोई इलाज मिलता नहीं है। अगर हम आयुर्वेदा में बात करें तो आयुर्वेदा में जेनेटिक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है। देखिए, कुछ होते हैं वंशानुगत विकार कहते हैं उनको, जो वंश में विकार चले आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा हमने देखा है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपके क्रोमोसोम में अगर उसकी कोडिंग है कि ये बीमारी मुझे कैरी फॉरवर्ड करनी है, ये एक बात हो गई, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं उस बॉडी को डिटॉक्स नहीं कर सकता या रिजुवनेट नहीं कर सकता या उस बढ़े हुए दोषों को मैं कम नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। डिपेंडिंग ऑन, हो सकता है उसका इलाज थोड़ा लंबा चले, उसका इलाज हमें बार बार करना पड़े, ठीक है, हो सकता है कि साल में हमें 2 बार डिटॉक्स करनी पड़े बॉडी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो सकता। हमने बहुत देखे हैं ऐसे केस की सोराइसिस फादर को भी था, बेटों को भी था, लेकिन हमने रिजल्ट्स दिए उसमें, तो ऐसा नहीं है कि उसका इलाज नहीं हो सकता। जैसे हमारे अगर हम बुजुर्ग की बात करें या हमारे जो बड़े लोग हैं उनकी बात करें, वो हमेशा एक ही बात बोलते आते हैं कि घी और दूध ये जरूर लेना चाहिए। आयुर्वेदा भी घी और दूध को ज्यादा प्रेफर करता है, इसका रीजन क्या है? हमारे यहाँ 8 प्रकार का घी है, दूध बताया गया है। अच्छा, 8 प्रकार का दूध। अच्छा, ठीक है, और जो घी है वो सर्वश्रेष्ठ पित्त शामक में से आता है, यानी पित्त को कम करता है, डिपेंडिंग ऑन अगर वो गाय का घी है तो, ठीक है। तो देखिए, घी और जो दूध है ये क्या होता है कि बॉडी के न्यूट्रिशन को स्ट्रॉन्ग करता है, न्यूट्रिशन को लेकर आता है। हाँ जी। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा तो अगर एटलीस्ट दूध और घी आपके पास उपलब्ध है तो आपके पास भी प्रॉपर न्यूट्रिशन जा रहा है। ओके, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है कि प्रकृति के हिसाब से दूध दिया जाता है, जो वातज प्रकृति का है, ठीक है, उसके लिए तिल का तेल सबसे बेस्ट है, ठीक है, बाहर लगाने के लिए भी, शरीर के लिए और पीने के लिए तो तिल का तेल वो अपना यूज कर सकता है। जो पित्त प्रधान जो प्रकृति है, किसी जगह पित्त बढ़ा हुआ है तो उसके लिए गाय का घी सबसे औसम है। गाय का घी बिल्कुल आप लीजिए, आपका पित्त नेचुरली आपका कंट्रोल में रहेगा। अगर जो कफश प्रकार का है तो उसको भी गाय का घी बहुत ज्यादा सूट करेगा। जो भैंस का दूध होता है कफ बढ़ाता है, हाँ, अच्छा। तो वो क्या होता है कि कफ बढ़ाता है, बॉडी में फैट लेके आता है, तो वातज प्रकृति के लिए तो ठीक है वो भैंस का दूध, लेकिन पित्त और कफ के लिए नहीं है। तो ये इस तरीके से हम लोग जो है प्रकृति के हिसाब से गाय और दूध और घी को बता सकते हैं। सर, मैंने ना कहीं पे सुना था कि ब्रेकफास्ट में जनरली नॉर्मली इंडियन फैमिलीज में क्या होता है, 10 में से 9 फैमिलीज तो ब्रेकफास्ट में रोटी के साथ दूध पीती हैं। तो लेकिन मैंने कहीं पे सुना था कि आप नमक के साथ जो आप खाना खा रहे हैं तो उसमें नमक होता है, उसके साथ दूध नहीं पीना चाहिए। ये इसका क्या मेन रीजन होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? आपके क्वेश्चन में 2 चीजें निकल के आई, तो पहले तो बता दूं, ब्रेकफास्ट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है आयुर्वेद में। अच्छा, ये बड़ा मिथ है एक कि हमें ब्रेकफास्ट करना जरूरी है। अच्छा, हाँ, अंग्रेजों का कुछ प्रोडक्ट्स आने थे कि चलो ये, तो इसलिए उन्होंने ब्रेकफास्ट टर्म दिया। आयुर्वेद में, हिंदू इसमें हमारे सनातन धर्म में कहीं पे भी ब्रेकफास्ट का कुछ नहीं है। हमारे यहाँ ये कहा गया है आयुर्वेद में कि जब आपको भूख लगे आप तब खाइए। अच्छा, ठीक है। तो उसमें कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि आपको ब्रेकफास्ट करना ही करना है। अब क्योंकि हमारी परवरिश ऐसी हुई है कि सुबह उठ के हमें लगता है कि फिर हमें खाना चाहिए, ये एक चीज हो गई, लेकिन इसका कोई वो नहीं है कि कोई स्टैंडर्डाइजेशन है कि ब्रेकफास्ट करना ही करना है। दूसरी चीज आती है जो आपने पूछा कि सुबह सुबह नमक के साथ दूध, जैसे रोटी के साथ कुछ चीजें हैं जो विरोधाभास करती हैं। दूध के साथ नमक नहीं लेना, अच्छा, मैं बता देता हूँ। दूसरी चीज, दूध के साथ फ्रूट्स नहीं लेना,
ओके लोग शेक्स लेते हैं, बिल्कुल गलत है। ओके ठीक है। तीसरी चीज जैसे कि आपका दूध के साथ मछली ना लेना। ठीक है। ठीक है ये सब चीजें हमारी स्किन एलर्जीज देंगी ही देंगी। अच्छा ठीक है। इनका ये क्या है, खाते जहर बन जाती है। अच्छा जैसे कि एक्स अमाउंट का शुगर, वो शहद, हाँ। यानी कि अगर शहद और घी एक समान मात्रा में मिला दिया तो जहर है। अच्छा तो जो हम पंचामृत बनाते हैं नॉर्मली, उसमें शहद घी शक्कर ये सब एक चीज़- मात्रा का शहद और घी जहर है। अच्छा वो आपको प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। करेगा तो ये कुछ थंब रूल्स हैं हाँ। हमारी डाइट के। एक थंब रूल मैं बातों बातों में और बता देता हूँ कि फ्रूट्स को कभी भी खाना खाने के बाद नहीं खाना, पहले वो खाना खाने से पहले हम्म। एक टाइम में एक ही टाइप का फ्रूट खाना। ओके मिक्स फ्रूट मत खाना। ओके फ्रूट चाट जैसे बना के खाते हैं लोग। बिल्कुल गलत है। अच्छा फ्रूट्स को किसी और चीज के साथ कंबाइन नहीं करना। अगर आप फल खा रहे हो तो फल ही खाइए। और खास बात जो कि हर घर में मिलता है, फ्रूट्स के ऊपर नमक डालना, अच्छा वो कभी नहीं डालना चाहिए। इनसे क्या एलर्जी होती है कि डाइजेशन में कुछ फ्रूट्स के ऊपर आप नमक डालेंगे, हाँ। वो नमक क्या होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस से सारा न्यूट्रिशन बाहर निकाल देता है, आपके शरीर में कुछ गया ही नहीं, वो प्लेट पे रह प्लेट में रह गया, फ्रूट में रहा ही नहीं कुछ भी जी। अच्छा ठीक है। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। तो जैसे घी सॉरी दूध और नमक का क्या क्या क्यों बोला जाता है कि क्या एलर्जी क्रिएट करते हैं? त्याज्य पदार्थ बन जाता है। अच्छा। इनकी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो इस तरीके की होती है कि ये शरीर के लिए है ही नहीं। अच्छा अगर आपको यकीन ना आए, दूध में नमक मिला के किसी जानवर को दे दीजिएगा, वो खाएगा ही नहीं। अच्छा तो पिएगा नहीं। सर एक ना इसी में एक टर्म मैंने सुनी है जो कि वेस्ट में भी बड़ी यूज की जाती है, वो किसी और नाम से यूज की जाती है, 8-12-8 का कॉन्सेप्ट। हाँ। ये क्या होता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसी वाहियात चीज दुनिया में कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, ये शरीर के ऊपर इतनी प्रताड़ना है। हाँ हम देखो, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फास्टिंग रखते हैं। हाँ ठीक है। तो फास्टिंग तो रखते हैं, तो फास्टिंग का अपना एक खाना होता है। ठीक है। फास्टिंग मतलब आप शरीर को लंघन करते हैं, लघुता प्रदान कर रहे हैं, यानी लाइटनेस लेके आ रहे हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि फास्टिंग में एक तो क्या है कि हम लोगों का ध्यान खाने में नहीं होता, तो प्रभु में ध्यान जाता है। ठीक है, ये क्लियर है। तो फास्टिंग का एक और फायदा ये होता है कि हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको उस दिन की छुट्टी मिल जाती है, टाइम मिल जाता है थोड़ा रिकवरी करने। करने। ठीक है कि भाई रिकवरी कर लो, और हमारी बॉडी खुद ऑर्गन्स रिकवर करते हैं। लेकिन जो लोग ये रेगुलर लेवल पे कर रहे हैं, वो न्यूट्रिशन से कटौती कर रहे हैं अपनी। बिल्कुल कर रहे हैं। दूसरी चीज, बॉडी को कंफ्यूज कर रहे हैं। बॉडी को पता ही नहीं कि भाई कब तू खाएगा कब तू नहीं खाएगा, तो उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक खराब हो रही है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अगर आपको आज रात सोने को मिला, कल रात को 4 घंटे मिले, परसों रात को पता नहीं है सोना है नहीं सोना है, तो आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी, बिल्कुल। वो बिहेवियर डिस्टर्ब करने लगेगी। तो ऐसे लोगों की आमतौर से स्किन ड्राई होने लग जाती है, हेयर फॉल होने लग जाता है, कॉन्स्टिपेशन आता है। हमारे पास तमाम ऐसे लोग आते हैं कि हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग की थी, हमारा डे फैट कम हो गया। भाई वेट तो कम होना ही है, होना ही है, आप तो खाना ही कम खा रहे हो। लेकिन आपको ये भी समझना है कि अगर आपने वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? आपने न्यूट्रिशन कम कर दिया। अच्छा। बॉडी की जो रिक्वायरमेंट थी वो कम कर दी। दूसरी चीज, बॉडी का बिहेव डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक खराब हो जाएगी। बिल्कुल। अब उसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं जो आपको आज नहीं दिखाई देंगे, आगे दिखाई देंगे, क्योंकि आज तो आपकी बॉडी यंग है, वो रिकवर कर रही है, वो कोशिश कर रही है, लेकिन आगे जाके आपको बहुत दिक्कत आएगी। सबसे पहली दिक्कत क्या आती है? इनका परमानेंट डाइजेशन खराब होता है। दूसरी दिक्कत आती है कि इनके जो बोन्स होती है वो वीक होने लग जाती है, हेयर फॉल होने लग जाएगा, स्किन पे ब्लेमिशेस आने लग जाएंगे। आप अक्सर देखना कि ऐसे लोग हैं ना, उम्र से ज्यादा दिखते हैं, वो कमजोर दिखेंगे, उम्र से ज्यादा दिखेंगे, क्योंकि उनकी मसल्स की टोनिसिटी खत्म हो जाती है। दही एक बहुत रोटी के साथ दूर चलती है, स्पेशली दोपहर को, कई बार तो रात को भी लोग खाते हैं, कई लस्सी वगैरह भी पीते हैं। तो दही का क्या कैसे इसको लेके चल सकते हैं हम दही को, कि दही सही है यूज करना खाना, या किसका नाम एक लिमिट होनी चाहिए? देखिए, दही बहुत अच्छी चीज है खाने के लिए, बशर्ते आपको पता हो कि दही के नियम क्या है खाने के। इसके भी नियम होते हैं? बिल्कुल नियम है, हर चीज का नियम है। प्रकृति ने तो बनाए थे। ठीक है। हमारे प्रकृति के बाद में विकृति तब हुई जब हमने प्रकृति नहीं समझा।
दही सबसे पहली बात है तो एक तो गुरु होती है, यानी भारीपन लेके आती है शरीर में। अच्छा। अभिशंधि होती है, ओके। तो और कफ वर्धक होती है, कफ को बढ़ाती है। अच्छा। और एक खास मैं आपको मिथ बता दूं, जो लोगों को अक्सर लगता है कि लोग सोचते हैं कि जो दही जो है ठंडी होती है, हाँ जी, दही गर्म होती है। गर्म होती है। ओके। तो दही को गर्मियों में ना खाएं और गर्मी बढ़ेगी, अच्छा। तो दही को सर्दियों में ही खाएं। तो लोग जबकि बोलते हैं कि ठंडी होती है, ये वो कर देगी, जुकाम पैदा कर देगी, रात को नहीं खानी चाहिए। नहीं, उस पे आता हूं मैं। ओके। हाँ, सबसे पहला तो दही की तासीर ठंडी है, अच्छा। तो सॉरी, दही की तासीर गर्म है। हाँ हाँ। ठीक है, तो दही की जो तासीर गर्म है तो उसको आप जो है गर्मियों में ना खाएं, अच्छा। वो गर्मी बढ़ाती है। ओके। दूसरी चीज, दही को कभी भी रात में नहीं खाना चाहिए। अच्छा। दही को आप केवल दिन में खा सकते हैं। ओके। सूर्यास्त होने के बाद में दही खाने का कोई नियम नहीं है। और क्यों, रीजन क्या करता है? ये कफ बढ़ाता है, अच्छा। गुरुता बढ़ाता है। ओके। ठीक है, तो इसके डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाती है अगर आप रात में खाते हैं तो। दिन में खाएंगे तो डाइजेस्ट हो जाएगी आप तो नॉर्मली। ठीक है। तीसरी चीज, दही में कभी नमक नहीं मिलाना चाहिए। जैसे दूध में नमक नहीं मिलाया, जैसे दही में नमक नहीं क्योंकि दूध मिलाना। से ही बना प्रोडक्ट है एक किस्म जी, का। दही में जो मिलाने का विधान है वो विधान है शक्कर का। शक्कर। शक्कर मिला सकते हैं। ओके। ठीक है, अगर आपको मिलाना है, अगर आप डायबिटिक हैं तो आप प्लेन दही भी खा सकते हैं आराम से। ठीक है। दूसरी चीज आती है छाछ, जो दही का लघु परिणाम है, यानी दही को अगर मथ लिया तो छाछ बनता है। बिल्कुल। छाछ डाइजेशन के लिए बहुत बेटर है। छाछ सुपाच्य है, हल्की है, हमारी जो जठराग्नि है उसको और प्रदीप्त करती है, बढ़ाती है। अच्छा। तो जो लोग को इंडाइजेशन रहता है वो छाछ जरूर पिए। खाना खाने के साथ बिल्कुल छाछ ले सकते हैं। तो ये इसका भी सर्दी गर्मी का कुछ हिसाब है कि ये सर्दी में पीनी चाहिए? गुण सेम है, तो आप इसको छाछ को भी दिन में ले सकते हैं। अच्छा। रात में जो पीने वाली चीज है वो सिर्फ दूध है। दूध है। सर मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो सूरज होता है ये मतलब जो दोपहर के 12 बजे का टाइम हो गया, जब जब सूरज ज्यादा होता है तो उस समय ही ज्यादा भोजन करना चाहिए, ना सुबह ना शाम को। इसका क्या रीजन होता है, क्यों? देखिए, जिस तरीके से सूर्य हमारा सुबह निकलता है और शाम को ढल जाता है, हमारी प्रकृति ने भी उसी हिसाब से हमारी दिनचर्या बनाई थी। अच्छा। सुबह सुबह सारे पशु पक्षी निकलते हैं। हाँ और शाम को अपने घोंसले में अपने घर पर वापस आ जाते हैं। हाँ जी। ठीक है, इस तरीके से ही खाना होता है। ओके। सूर्य जब निकलता है उससे पहले नहीं खाना चाहिए और सूर्यास्त होने के बाद में नहीं खाना चाहिए। अच्छा। अगर आपको भूख लग रही है आप हल्की डाइट ले सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद में हमारी जो पेट की अग्नि भी है वो भी क्षीण पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है। अच्छा। तो वो पचाती नहीं है। ओके। ठीक है, तो आपका लगभग 12 घंटे मिल गया आपको खाने का, और लगभग 12 घंटे मिल गया जहां पर आप हल्की डाइट आप ले सकते हैं। और साथ में आप, जैसे कि आपने सुबह सुबह आपने खाना खाना है तो आप ऐसा खाना खाइए जो तुरंत डाइजेस्ट हो जाए, और शाम को आप ऐसा खाना खाइए जो तुरंत डाइजेस्ट हो जाए। बीच का जो खाना है वो आप सॉलिड रख सकते हैं। अक्सर हम जो अपने पेशेंट को समझाते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल होगा वो हम लोगों को थोड़ा बताते हैं। जैसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आपने पोहा, दलिया, उपमा, इडली, जवे, खिचड़ी, इस तरीके का आपने खाना खाया। लगभग जैसे 10-11 बजे के आसपास, लोग अक्सर ब्रंच कहते हैं उसको, हमने फ्रूट्स खा लिए। लंच में आपने प्रॉपर खाना खाया, और शाम को 3-4 बजे के आसपास आपने कुछ हेल्दी स्नैक्स खाया। तो तकरीबन आप देखेंगे कि एट द कोर्स ऑफ द टाइम आपको शाम को उतनी भूख नहीं लगेगी। ओके। और आप रात को अगर आपको हल्का खाना खाना है तो जैसे ब्रेकफास्ट में आपने खाया वो आप रिपीट कर सकते हैं। दूध के साथ कुछ खा सकते हैं। दूध के साथ कुछ खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, या कोई वेजिटेबल सूप पी सकते हैं। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे कि आप एक हफ्ता भी अगर आपने करा तो उसके फायदे क्या होंगे। सबसे पहला आपका डाइजेशन प्रॉपर ठीक हो जाएगा। जैसे लोगों को अक्सर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, बर्पिंग होती है, वो खत्म हो जाएगा। सेकेंडली, वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। तो क्योंकि ये मैंने जो भी खाना बताया था वो प्रॉपर ऐसा है कि खाना खाया और तुरंत डाइजेस्ट हो जाएगा। हमारा फैट ही तभी बढ़ता है जब अनकुक्ड फूड या कोई ऐसा फूड जो भारी है खाने में वो पच नहीं रहा। ठीक है, तो आप ये खाएंगे तो इसके फायदे बहुत हैं। अब जैसे लोग पराठे खा करके अपने ऑफिस जा रहे हैं, वहां पे बैठ ही रहे हैं, फूड डाइजेस्ट हो नहीं रहा उनका, तो वो दोपहर का खाना है। हाँ, सुबह आप ऐसा खाना खाइए जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। मतलब आपको अगर आप बैठ भी रहे काम नहीं कर रहे तो वो ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट हो जाएगा। च्यवनप्राश बोला जाता है कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, तो इसी पे बात करना चाहेंगे कि च्यवनप्राश कितना जरूरी है। और एक
ऐसा बोला जाता है कि च्यवनप्राश को सर्दियों में ही खाना चाहिए, क्या क्या रीजंस होते हैं? च्यवनप्राश एक बहुत बड़ा रसायन है। Okay. जैसा कि मैं आपको पंचकर्म में अगर आपको ध्यान हो, मैं बात कर रहा था कि डिटॉक्सिफिकेशन हाँ करता है, रिजुविनेशन करता हाँ है। जी, तो रिजुविनेशन यानी जो लॉन्गेटिविटी बढ़ाता है, हाँ जी बिल्कुल। वो मेडिसिन से अगर देखेंगे तो उसमें च्यवनप्राश सबसे आगे आता है। Okay. तो च्यवनप्राश एक रसायन है हाँ, जो च्यवन ऋषि हुआ करते थे, okay. उनके लिए बनाया था, तो उसका नाम च्यवनप्राश पड़ा। च्यवनप्राश पड़ा, अच्छा। इसमें बहुत सारी औषधियां हैं। हाँ जी, ये सर्दियों में इसको खाना चाहिए क्योंकि इसमें जो द्रव्य पड़े हुए हैं, औषधियां पड़ी हुई हैं, हाँ, वो थोड़ी सी हॉट इन नेचर है, गरम है उनकी गरम तरह। है, ओके, तासीर गरम है। ठीक है। तो इसलिए उसको हम लोग, अगर आपको गर्मियों में खाना है तो एक ऐसा ही रसायन है, उसका नाम है आंवलकी रसायन। आंवला, आंवलकी रसायन, आमलक, आंवलकी, आमलकी, ओके ओके आंवलकी रसायन आंवले से बना है। ओके। च्यवनप्राश भी आंवले से बना है। अच्छा। लेकिन जो साथ में उसकी औषधियां पड़ी हुई हैं, तो आंवले की रसायन में जो पड़ी हुई हैं वो थोड़ी ठंडी है, अच्छा, तो वो आपको गर्मियों में सूट करेगी। ठीक है। सर्दियों में आप च्यवनप्राश करेंगे। च्यवनप्राश खा सकते हैं। सो जैसे ब्रश करना, नहाना, खाना पीना, ये सब डेली एक्टिविटीज होती हैं। जी, इसमें और कौन सी एक्टिविटीज आप ऐड ऑन करना चाहोगे जो इंसान को डेली रूटीन में करनी ही चाहिए, ये काम तो करना ही चाहिए? देखिए मैं दो तीन चीजें बता देता हूँ जो डेली लाइफस्टाइल में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जब सुबह आप उठ रहे हैं तो एक हमारा होता है कुंजल क्रिया। कुंजल क्रिया, कुंजल क्रिया होता है कि जहाँ पर आप जमीन पर उखड़ू बैठकर और अकंठ पानी यानी कि पूरा गले तक पानी पीकर उसको वोमिट आउट करते हैं। ओके। ये बहुत ही सरल है, आपका जितना भी आपने खाया है डिटॉक्सिफिकेशन करने का, बहुत ही सिंपल सा है। ये आप मतलब डेली नहीं करना चाहिए इसको, आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, दैट इज मोर देन एनफ। मतलब कि पानी पीना नहीं है, उसको अंदर नहीं लेना, उसको बाहर ही करना है। नहीं, पानी आपको उतना पीना है जमीन पे बैठ के उखड़ू पोजीशन में, और आपको पानी पीते रहना है सिप सिप करते हुए। अच्छा। जितना कि आपको ऐसा लगे कि अपने आप वोमिट आउट हो जाए। ओके। तो इसे क्या नॉर्मली गैस्ट्रिक वॉश समझते हैं लोग, ठीक है, तो पूरा पेट साफ हो जाता है। ठीक है। आप एक तो चीज ये कर सकते हैं, पर ये भी हर रोज नहीं करना। रोज नहीं करना। ओके ओके, ठीक है ठीक है। दूसरा चीज होता है जिसको हम लोग जो कहते हैं कवल कम कहते हैं। ओके। उसमें क्या होता है कि मुंह के अंदर, आजकल बड़ा टर्म है ऑयल पुलिंग का। हाँ जी। तो उसमें क्या करते हैं कि मुंह के अंदर ऑयल भर के रखना होता है। अच्छा। क्योंकि हम जितना भी खाना खा रहे हैं वो मुंह के द्वारा जा रहा है। हाँ। तो हमारे मुंह का हेल्दी होना बड़ा जरूरी हाँ है। जी, हाँ जी। तो ऐसा ना हो कि उसके साथ कुछ बैक्टीरिया या फंगस भी जा रहा है पेट में। तो उसके लिए क्या होता है कि सुबह से जब आपने ब्रश किया तो आपने मुंह के अंदर वो ऑयल भर के रखा। आप सरसों का तेल भर के रख सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही? हाँ हाँ, आपने मुंह के अंदर सरसों का तेल रखा और लगभग जितनी देर आप रख सकते हैं, और उसको फिर आपने वॉश आउट कर दिया। ओके। ठीक है, तो ये जरूर कीजिए। ठीक है, साथ में हफ्ते में एक दिन आप फास्टिंग ना रख सके, लाइट फूड रख ले। ठीक है, लिक्विड डाइट पे आ जाए, पर कुछ ऐसा अपने शरीर के साथ करें ताकि आपके शरीर को आराम मिलता है, टाइम मिले। जी। एक चीज और है, जब आप घर पर आए रात में तो सोने से पहले अपने दोनों पैर गुनगुने पानी में जरूर डाल के रखें। ओके। तो आपने बाल्टी भरी, उसमें गुनगुना पानी रखा, तो उससे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। और एक नुस्खा मैं आपको और बता देता हूँ। अक्सर लोग आते हैं, कई लोग आते हैं, कहते हैं कि हमें नींद अच्छी नहीं आती। उसका नुस्खा मैं बता देता हूँ कि जब आप सोएं तो उससे करीब करीब 1-1.5 घंटा पहले अपने कमरे में, बेडरूम में एक देसी घी का, गाय के देसी घी का दिया जरूर जलाएं। ओके, उससे क्या होगा? उससे आपका जितना भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बहुत रिलैक्स हो जाएगा, आपकी नींद बहुत अच्छी होगी। कहीं पे भी रख दो? कमरे के अंदर। कमरे के अंदर कहीं पे भी, या आपको नजर आना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। हाँ, हम लोग कोई वैसी बात नहीं कर रहे, लेकिन उसके पीछे भी एक साइंस है। हाँ, साइंस क्योंकि जो गाय का घी होता है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जब आप दीपक जला रहे हैं तो उसकी जो वेपर्स बनेंगी वो आपके रेस्पिरेशन के थ्रू आपके शरीर के अंदर। ओके ओके ओके, समझ गए समझ, ठीक है ठीक है ठीक है। आपने हमारा जादू रिवील करवा दिया। हमने आयुर्वेदा के बारे में सब कुछ पढ़ा, आयुर्वेदा क्या है, सब जाना, आयुर्वेदा के बेनिफिट्स क्या हैं, लेकिन हमने अब तक आयुर्वेदा के कॉन्स नहीं पता कर रहे। आयुर्वेदा के क्या कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। अच्छा। हाँ, तो लोग सोचते हैं कि यार आयुर्वेदा बहुत अच्छा है। हाँ। आयुर्वेदा तो घरेलू चीज है। हाँ। तो बिल्कुल ले लो, ऐसा नहीं है भाई। हर चीज के फायदे हैं तो हर चीज के नुकसान भी है। अति सर्वत्र वर्ज्यते। तो जैसे कि आप अगर कोई दवाई ले रहे हैं, आपको लगा कि यार एक सिंपल सा त्रिफला है,
तो त्रिफला तो सबको पता है। आयुर्वेद की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हिंदी में लिखा है तो सब पढ़ लेते हैं, एलोपैथी इंग्लिश में लिखते हैं तो लोग पढ़ नहीं पाते, ठीक है, तो समझ नहीं पाते, तो उनको लगता है कि अरे ये तो हिंदी में लिखा है तो अपनी चीज है, तो त्रिफला खाए जा रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि त्रिफला के फायदे क्या है, अगर उसको ज्यादा लिया तो उसके नुकसान क्या है। हमने देखा है अक्सर लोग बिना डॉक्टर की जांच पड़ताल के, बिना बात के अपने आप ही लिए जा रहे हैं और फिर उसके नुकसान स्पेशली घर में लेडीज लेके रखते हैं, कुछ भी ले लिया वो खाते हैं, ऐसा करते हैं। हाँ जी। और फिर लास्ट में अगर कोई दिक्कत आती है तो कहते हैं कि आयुर्वेद गलत है, आयुर्वेद नुकसान दे रहा है। आयुर्वेद नुकसान नहीं दे रहा, आपका दवाई लेने का तरीका, समझने का तरीका नुकसान है। मतलब कि आपको ये नहीं पता कि वो कितनी मात्रा में और क्या कब लेनी चाहिए, ये आपको पता होगा तो फिर आयुर्वेद का कोई नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं है। अब कौन सी दवाई कब स्टार्ट करनी है, कब खत्म करनी है, तो आयुर्वेद डॉक्टर ही बता सकता है। ठीक है सर। और दो चीजें होती हैं, एक होती है औषध और एक होती है आहार। अच्छा। अगर मैं आपके घर में लौंग, काली मिर्च, दालचीनी रखी है और आप उसे खाने में डाल रही हैं, ये तो आहार हो गया, वही दवाई का काम कर रही है, तो औषध हो गया। तो उसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि औषध की एक निश्चित मात्रा होती है, निश्चित काल होता है लेने का, और आप जब आहार ले रहे हैं तो वही चीज आहार में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन आप ऐसा तो नहीं कि मुट्ठी भर काली मिर्च डाल के खाओगे। क्या एक एडवाइस आप सभी को देना चाहोगे जो सभी के काम है? भाई खुश रहो, मस्त रहो, जीवन का कुछ नहीं पता, सबके पास एक निश्चित श्वास है, सांस खत्म, कहानी खत्म, कैरेक्टर खत्म। तो सबसे पहले तो आप एक खुश रहना सीखो। इतने लोगों को देखता हूँ इतना परेशान रहते हैं, सुबह से शाम कमा रहे हैं, पैसा बहुत है, फैमिली बहुत बड़ी है, लेकिन खुशी नहीं है। जो मजा आपकी ऑडी या BMW में नहीं आ रहा है, वो एक पता लगा कि साइड में कोई साइकिल से जा रहा है मस्त, वो ज्यादा खुश है आपसे। तो जिंदगी को पहले जीना सीखो। ये सारी कहानियां बाद में है, आपकी क्या बीमारी है, आपको क्या परेशानी है, उसके लिए सब कुछ संसाधन है। आपके पास बीमारी है, आप डॉक्टर से मिलिए, आपको कोई दिक्कत है वो करे। लेकिन सुबह सुबह जब आप उठें तो आप ये सोचो कि आज मेरे को ऐसे जीना है जैसे मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, इतना मस्त होकर जीना है, समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। सर आपका आज बहुत ही बिजी शेड्यूल था, लेकिन आपने पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला, उसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, और उम्मीद करते हैं कि आपके साथ एक पॉडकास्ट और करना चाहेंगे। बिल्कुल, तो, जल्दी होए वो। तो जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण।